हेलो स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सेक्शन बी में है, राइट। हम चैप्टर वाइज ही काउंटिंग स्टार्ट रखेंगे, लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है। सेक्शन बी से हम न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं कर रहे हैं, ओके। हम इसको यूनिट 5 ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। ये आपका एक ही साथ आज पूरा यूनिट कवर हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट। जितना भी आपके इसमें टॉपिक है वो हम आज ही कवर कर लेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी इशू आता है तो आप बताना, कमेंट करना, ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो आप इस नाम से ही समझ सकते हैं, लाइक ऐसा इन्फेक्शन जो कहाँ से एक्वायर्ड हो रहा है? हॉस्पिटल से, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, राइट। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को ही क्या बोल रहे हैं? हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, एंड समटाइम्स कॉल्ड हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, राइट। और ये कौन से इन्फेक्शंस होते हैं? आर इन्फेक्शंस दैट यू गेट वाइल रिसीविंग ट्रीटमेंट एट अ हेल्थ केयर फैसिलिटी लाइक अ हॉस्पिटल और फ्रॉम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइक अ डॉक्टर और नर्स, राइट। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को ही हम हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, राइट। ये कैसे इन्फेक्शंस होते हैं? ऐसे इन्फेक्शन जो कब एक्वायर कर रहा है? जब कोई भी पर्सन ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है हॉस्पिटल में, और कहाँ से एक्वायर्ड कर रहा है वो इन्फेक्शन? वाइल रिसीविंग दैट ट्रीटमेंट, उस पेशेंट को क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है हॉस्पिटल में, और उसने कहाँ से एक्वायर किया? या तो किसी डॉक्टर से या फिर किसी नर्स से वो इन्फेक्शन एक्वायर किया, या फिर ट्रांसफ़र हुआ है वो इन्फेक्शन पेशेंट को, राइट। तो हम उसको क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और इसी को क्या बोला जाता है? नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, जो कब होता है पेशेंट में? ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ठीक है, वाइल रिसीविंग ट्रीटमेंट। अब hospital acquired infections are usually acquired after hospitalization and manifest 48 hours after admission to the hospitals, right। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो है वो कहाँ से एक्वायर्ड किया जा रहा है? हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब जब हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिशन हो जाता है, ठीक है, एडमिट हो जाता है। और मैनिफेस्ट कब किया जाता है ये? 48 आवर्स, मतलब 2 days आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल, ठीक है। मतलब अगर पेशेंट को 2 दिन के बाद इन्फेक्शन हो जाता है हॉस्पिटल में आने के बाद, एडमिट होने के बाद, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, राइट। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कैन अफेक्ट योर ब्लड स्ट्रीम, लंग, स्किन, यूरिनरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो आपको कहाँ कहाँ से अफेक्ट कर सकता है? वो आपके ब्लड स्ट्रीम में किया जा सकता है, ठीक है, अफेक्ट कर सकता है। लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, स्किन के स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। दे कैन बी वेरी हार्ड टू ट्रीट एंड कैन स्टे विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसमें क्या होता है? या तो इन्फेक्शन क्या पता एक एक्यूट टाइम पीरियड के लिए हो, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो, या फिर क्या होता है इसमें जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है वो क्या होता है? मेनली क्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कि जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, ठीक है, और बहुत टाइम के लिए इसके लिए प्रिवेंशन या फिर इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं। अब वर्स्ट केसेस में क्या हो जाता है? ये इन्फेक्शन क्या कर सकते हैं? डेथ भी कॉज कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, ठीक है। सबसे पहले हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के नाम क्या क्या है? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शन, एंड लास्टली जो मैंने आपको बताया, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, ठीक है। और ये कौन से इन्फेक्शंस होते हैं जो पेशेंट को कब हो रहे हैं? जो पर्सन को कब हो रहे हैं? आफ्टर एडमिशन इन हॉस्पिटल, ठीक है। जब पेशेंट जो होता है वो एडमिट होता है, उसके 2 दिन में या 2 दिन के बाद जो इन्फेक्शन होता है हम उसको क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, राइट। और ये कब होता है? वाइल रिसीविंग ट्रीटमेंट एट अ हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब हॉस्पिटल में जब पेशेंट ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है। और किससे कैसे हो सकता है? या तो हॉस्पिटल में हो गया एनवायरनमेंट के थ्रू, या फिर किसी पर्सन या मतलब किसी हेल्थ पर्सनल या डॉक्टर, नर्स, ठीक है, इनसे क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया इन्फेक्शन, तो वो क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन।
राइट। अब इसमें क्या है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसमें कुछ इन्फेक्शंस दिए हुए हैं जो कहाँ से एसोसिएटेड है, आपके हॉस्पिटल एसोसिएटेड है, ठीक है। सो सबसे पहला आपका क्या है इसमें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई जो मेनली किस में होता है, फीमेल्स में होता है, ठीक है। सो इसमें एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन क्या बनता है कि यूटीआई आपने कॉमनली सुना होगा कि ज़्यादातर किस में होता है, फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। तो इसका जो कॉमन रीज़न है वो क्या है कि जो फीमेल होता है उसमें जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है, राइट। और जो मेल होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेंथ जो होती है यूरिनरी ट्रैक्ट की वो ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है, जो वायरस या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूरेथ्रा तक ट्रैवल नहीं कर पाता है, राइट। तो इसलिए वो ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन वाइल इन फीमेल शॉर्ट होती है लेंथ, ठीक है, इसलिए फीमेल को ज़्यादा इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज अ कॉमन इन्फेक्शन दैट अकर व्हेन बैक्टीरिया यूजुअली फ्रॉम द स्किन और रेक्टम, राइट, एंटर द यूरेथ्रा एंड इन्फेक्ट द यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या है, कॉमन इन्फेक्शन है जब क्या करता है बैक्टीरिया जो है वो रेक्टम के थ्रू या फिर स्किन के थ्रू क्या करता है, यूरेथ्रा में एंटर करता है और क्या करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, और क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। सो यूटीआई कैन अफेक्ट मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। अब यूटीआई में अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूरेथ्रा होगा या यूरिनरी ब्लैडर ही इन्फेक्ट होगा। इसमें क्या होगा कि जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे इन्फेक्ट होंगे, ठीक है। अब यूटीआई कौन कौन, अब एक ही नहीं है कि वो एक ही पार्ट को इफेक्ट करेगा, वो मल्टीपल पार्ट्स को इफेक्ट कर सकता है, राइट। सो यूटीआई कौन कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, ब्लैडर, किडनी, यूरेटर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन जो होता है यूटीआई जो होता है वो क्या कॉज करता है, सिस्टाइटिस, मतलब ब्लैडर इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर को इन्फेक्ट करता है सबसे पहले। जबकि जो किडनी है, किडनी इन्फेक्शन बहुत ही रेयर केस में होता है कि हाँ यूटीआई से किडनी इफेक्ट हो गई, वरना नहीं होती है। सबसे कॉमन क्या है, ब्लैडर इन्फेक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, सिस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन किडनी क्या एक रेयर फॉर्म है, लेकिन अगर किडनी इफेक्ट हो जाती है, किडनी इन्फेक्ट हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, पिलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो क्या होता है, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है, ओके ओके। अब इसमें क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि अगर किसी को यूटीआई हो गया है, ठीक है, या फिर किसी को बहुत, फीमेल जो होती है काफ़ी फीमेल्स बहुत ससेप्टिबल होती है, ठीक है, तो इसलिए वो जनरल वॉशरूम जो पब्लिक वॉशरूम होते हैं वो यूज़ नहीं कर पाती हैं, राइट। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, स्टे हाइड्रेटेड टू प्रमोट फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड जो होता है वो इनटेक करना है, ठीक है, हाइड्रेशन मेंटेन करनी है ताकि क्या हो सके, फ्रिक्वेंट यूरिन पास हो सके, ठीक है, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन कम होगा, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड फर्स्ट स्टेप, देन प्रैक्टिस गुड हाइजीन स्पेशली आफ्टर यूजिंग द रेस्ट रूम, ठीक है, रेस्ट रूम मतलब वॉशरूम, ठीक है। सो जब भी फीमेल में यूरिन पास किया है तो उसके बाद उनको क्या करना है, गुड हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है, लाइक वॉश करना है, वाइप आउट करना है, ठीक है, ये क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है, गुड हाइजीन मेंटेन करना है। देन वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, ठीक है। देन यूरिनेट सून आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स टू फ्लश आउट बैक्टीरिया। अवॉइड यूजिंग इरिटेटिंग प्रोडक्ट्स इन द जेनाइटल एरिया सच एज डचेज और हार्श शॉप्स, ठीक है। अब क्या करना है कि आजकल जैसे वी वॉश आ रहा है जेनाइटल एरिया के लिए वॉश करने के लिए, सो वो यूज़ नहीं करना होता है, वो कोई भी जो डॉक्टर होता है वो रिकमेंड नहीं करते कि वी वॉश यूज़ करो, ठीक है। सो क्या करना है, कोई भी इरिटेटिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं करने हैं जेनाइटल एरिया के को वॉश करने के लिए, ठीक है। देन wear breathable underwear and avoid tight fitting clothings, right, okay। टाइट फिटिंग क्लोथिंग जो होती है वो यूज़ नहीं करनी होती है, ठीक है। लूज फिटिंग जो होती है, लूज क्लोथ्स जो होते हैं वो यूज़ करने चाहिए, वो वेयर करने चाहिए। देन कंसिडर क्रैनबेरी सप्लीमेंट्स ऑल्दो देयर इफेक्टिवनेस वराइज, ठीक है। अवॉइड होल्डिंग यूरिन फॉर टू लॉन्ग, ठीक है। अगर
फीमेल को एजुकेट करना है कि अगर आपको अर्ज होती है यूरिन पास करने की तो आपको होल्ड नहीं करना है, क्या करना है, पास आउट द यूरिन, राइट। यूजिंग कैथेटर ओनली व्हेन नेसेसरी, ठीक है। अब हॉस्पिटल में क्या होता है कि जैसे पेशेंट गया वहाँ पे कैथेटर यूज़ किया जाता है, कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या करना है, ये एक फॉल्स प्रैक्टिस है, ठीक है। जब तक नेसेसरी नहीं है कैथेटर यूज़ नहीं करना है, कैथेटर इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। एंड देन यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल यूरिनरी कैथेटर, ठीक है। अब ये जो कैथेटर है एंटी माइक्रोबियल यूरिनरी कैथेटर, ये क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस है कैथेटर के यूज़ करने से वो ना हो, ठीक है। प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है, एंटी माइक्रोबियल यूरिनरी कैथेटर यूज़ किया जाता है। सो क्या करना है, अब इसमें यही क्या है, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हम यही यूज़ करते हैं इसमें यूटीआई में, राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। सर्जिकल साइट से क्या समझ सकते हैं कि अगर किसी की सर्जरी हुई है, ठीक है, तो उस साइट पे इन्फेक्शन, ठीक है, उस बॉडी पार्ट पे इन्फेक्शन, ठीक है। अ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन दैट अकर आफ्टर सर्जरी इन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द सर्जरी टुक प्लेस, ठीक है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होता है, ऐसा इन्फेक्शन जो कहाँ पे हुआ है, सर्जरी के बाद हुआ है, जिस पार्ट में सर्जरी हुई है, ठीक है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इट कैन बी सुपरफिशियल और डीप, ठीक है, इन्वॉल्विंग द स्किन, टिश्यू और ऑर्गन्स, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि ये हो सकता है कि सिर्फ सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो, ठीक है। अगर हम इसको अर्ली ट्रीट कर देंगे तो ये ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। अब हो सकता है कि वो पूरा हमारा पेनिट्रेट कर गया है, कि स्किन, टिश्यू, ऑर्गन सब क्या हो गया, इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। Preventive measures like proper hygiene, antibiotic use and sterile technique during surgery are crucial to reduce the risk of surgical site infection. अब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कम करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ किया, कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया जाए, एंटीबायोटिक यूज़ किया जाए, ठीक है, एंड स्टेराइल टेक्निक्स जो होती है वो यूज़ की जाए ताकि इन्फेक्शन ना हो, राइट। देन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के लिए, प्री ऑपरेटिव मेजर्स, मतलब ऑपरेशन से पहले क्या करना है हम लोगों को, प्री ऑपरेटिव मेजर्स हम उनको बोलते हैं जो हम ऑपरेशन से पहले कैरी आउट करते हैं। दिस इंक्लूड प्रॉपर पेशेंट प्रिपरेशन सच एज बाथिंग विद एंटीसेप्टिक सोप एंड स्क्रीनिंग फॉर पोटेंशियल इन्फेक्शन, ठीक है। प्री ऑपरेटिवली जब पेशेंट का ऑपरेशन होने से पहले क्या करना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है प्रॉपरली, ठीक है, और एंटीसेप्टिक बाथिंग होनी चाहिए। मतलब एंटीसेप्टिक कौन से सोप्स होते हैं जिसमें जो किल कर देते हैं बैक्टीरिया को मोस्टली, ठीक है। सो ऐसे शॉप से बात कराना है एंड क्या करना है, अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको चेकआउट करना है, राइट। देन स्टेराइल टेक्निक्स यूज़ करनी है, ठीक है। इंश्योर द ऑपरेटिंग रूम एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ पे ऑपरेशन होना है उस रूम का जो एनवायरनमेंट है वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। वहाँ पर प्रॉपर क्लीनिनेस मेंटेन करनी है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करेंगे वो क्या होने चाहिए, स्टेराइज होने चाहिए या फिर डिसइंफेक्टेड होने चाहिए, राइट। एंड स्टाफ अडेयर टू स्ट्रिक्ट स्टेराइल प्रोटोकॉल टू मिनिमाइज कंटेमिनेशन, ठीक है। और जो स्टाफ है जो ओटी में है या ऑपरेशन रूम में है उन्हें क्या करना है, प्रॉपर स्टेराइल प्रोटोकॉल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, राइट। Then antibiotic prophylaxis. Administer antibiotic before surgery to reduce the risk of infection. अब हमेशा जब भी सर्जरी होती है उससे पहले क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि क्या हो, इन्फेक्शन कम हो या इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो कम हो। द चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी एंड एनी नॉन बैक्टीरियल रेजिस्टेंट पैटर्न। अब कौन सी एंटीबायोटिक देनी है वो किस पे डिपेंड करती है कि सर्जरी कौन सी है और पेशेंट को उस एंटीबायोटिक बैक्टीरियल रेजिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। देन स्किन प्रिपरेशन, यूजिंग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस टू क्लीन द सर्जिकल साइट बिफोर इंसीजन टू रिड्यूस द बैक्टीरियल लोड ऑन द स्किन, ठीक है। अब कभी आप ओटी में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी अगर ऑपरेशन होता है, ठीक है, सो जिस साइट पे इंसीजन होता है, मतलब जो साइट कट करनी है वहाँ पे क्या होता है, पहले उसको प्रॉपरली क्लीन किया जाता है एंटीबायोटिक से, ठीक है, लाइक पॉविडोन, ठीक है।
तो उसमें क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है सर्जिकल साइड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, ठीक है, प्रॉपरली क्लीन किया जाता है उस साइड को, ताकि क्या हो सके, इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो कम हो सके, इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को, ठीक है। देन मेंटेन नॉर्मोथर्मिया, नॉर्मोथर्मिया मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, हमें पेशेंट का क्या करना है, नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। मेंटेनिंग द पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर विद अ नॉर्मल रेंज ड्यूरिंग सर्जरी टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया विच कैन कॉम्प्रोमाइज द इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीज द इन्फेक्शन रिस्क, राइट। हमें क्या करना है, नॉर्मल रेंज जो होता है टेम्परेचर का वो मेंटेन करना है पेशेंट का, ठीक है, ताकि हाइपोथर्मिया में ना जाए पेशेंट। और अगर पेशेंट को फीवर होगा तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज होगा और उससे क्या होगा, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। देन प्रॉपर वुंड केयर, अब जहाँ पे इंसीजन हुआ है, ठीक है, जहाँ पे वुंड है उसका क्या करना है, प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रॉपर प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे चेक करना है कि कोई इन्फेक्शन है तो नहीं, या फिर उसको क्या करना है, प्रॉपर क्लीननेस मेंटेन करनी है, ठीक है, ये देखना है, प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट वुंड केयर टेक्निक पोस्ट सर्जरी इंक्लूड ड्रेसिंग चेंजेस एंड मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। ड्रेसिंग जो होती है वो रेगुलर चेंज होनी चाहिए, और उस जब हम चेंज करेंगे तो उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे साइन ऑफ इन्फेक्शन, राइट। देन एजुकेट, प्रोवाइडिंग पेशेंट विद इंफॉर्मेशन ऑन वुंड केयर एंड साइंस ऑफ इन्फेक्शन टू इनेबल अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, हम पेशेंट को भी एजुकेट करेंगे कि इन्फेक्शन के क्या साइंस और सिम्टम्स हैं, ठीक है, ताकि क्या कर सके पेशेंट हमें बता सके, या पेशेंट भी क्या हो, उससे एजुकेट हो, पेशेंट को पता हो कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, राइट। सर्विलेंस एंड फीडबैक, अब ऐसा नहीं है कि हमने पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे दी और उसके बाद हमने बोला कि ठीक है पेशेंट जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होना है। जब तक प्रॉपरली पेशेंट ठीक नहीं हो जाता है, हमें क्या करना है, पेशेंट को फीडबैक के लिए हमें क्या करना है, रेगुलर चेकअप के लिए बुलाना होता है पेशेंट को, ठीक है, ताकि हम प्रॉपरली देख सके कि इन्फेक्शन जो वुंड है उसकी प्रॉपर केयर हो रही है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड एनालाइज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन रेट्स to identify trends and areas for improvement in infection prevention protocols, right? Then next topic क्या है आपका, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स, ठीक है। अब वेंटिलेटर एसोसिएशन से आप क्या समझ सकते हैं कि अब जो पेशेंट आईसीयू में होते हैं, ठीक है, आईसीयू में होते हैं, सीसीयू में होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जनरली वेंटिलेटर पे होते हैं, ठीक है, वो खुद ब्रीदिंग नहीं कर सकते तो उनको क्या करना पड़ता है, वो वेंटिलेटर से होते हैं, ठीक है। तो जब पेशेंट जो होता है वो ज़्यादा वेंटिलेटर केयर पे होता है तो उसमें क्या होता है, उस टाइम पे इन्फेक्शन जो होता है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, या फिर अब वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स रेफर टू कॉम्प्लिकेशंस रिलेटिंग टू मैकेनिकल वेंटिलेशन लाइक निमोनिया और लंग इंजरी अकरिंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है। अब जब पेशेंट जो है वो प्रॉपरली वेंटिलेटर पे है, ठीक है, वो मैकेनिकल वेंटिलेटर, वो खुद कोई ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, तो बहुत टाइम पे वेंटिलेटर पे रहने के बाद क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाती है पेशेंट में, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी कुछ काम नहीं कर रही है, वो क्या, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं, जैसे क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है या फिर लंग इंजरी हो जाती है, ठीक है। Okay. These events are monitored closely in healthcare settings to prevent complication and improve patient outcome. So इसी events के लिए, इन्हीं complications के लिए क्या करना पड़ता है, नर्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना पड़ता है पेशेंट को, ताकि कोई भी ऐसे इन्फेक्शंस ना हो, ठीक है, या कोई इंजरी ना हो जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड हो, ठीक है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स आर कॉम्प्लिकेशंस डेट अराइजिंग फ्रॉम यूजिंग अ वेंटिलेटर। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स क्या होते हैं, कि ये क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती है जो कब अराइज होती है वेंटिलेटर के यूज से, लाइक निमोनिया अकरिंग आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑन द वेंटिलेटर, वेंटिलेटर पे ज़्यादा रहने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं उसको क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स, राइट। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या यूज़ करते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स के लिए, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ट्रांसमिट, ठीक है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट के लिए क्या करना है,
लिमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर नर्स को, डॉक्टर को, या जो भी हेल्थ पर्सन है या कोई भी फैमिली मेम्बर है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली हैंड हाइजीन जो होता है वो फॉलो करना होता है, ठीक है, प्रॉपर हैंड हाइजीन। देन एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, राइट। अब क्या करना है कि जब पेशेंट जो होता है वेंटिलेटर पे होता है, तो हमेशा ये नहीं कि एक ही पोजीशन में रखना होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें जो पेशेंट का हेड होता है उसको क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं, ठीक है। बेड का जो हेड होगा उसको क्या कर देंगे, हम एलिवेट कर देंगे, ताकि जो भी सिक्रेशंस हैं माउथ में वो क्या ना करे, पेशेंट एक्सपायर ना करे, ठीक है, अंदर ना ले ले, और हम उसको क्या करते थे, सक्शन आउट करते हैं देन, राइट। देन रेगुलर ओरल केयर टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, राइट। सबसे पहले हमने निमोनिया के लिए क्या किया, हमने हेड एलिवेट किया बेड का, ठीक है, ताकि क्या हो, जो भी माउथ सिक्रेशंस हो वो पेशेंट क्या उसको एक्सपायर ना करे, ठीक है, इनहेल ना कर ले अंदर, राइट। अब क्या कर रहे हैं, रेगुलर ओरल केयर करना है, ठीक है, रेगुलर ओरल केयर प्रोवाइड करना है टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है, ओके। हम इसको क्या बोलते हैं, सक्शनिंग करनी है, ओके। देन डेली असेसमेंट ऑफ रेडीनेस टू वीन पेशेंट ऑफ वेंटिलेटर टू मिनिमाइज ड्यूरेशन ऑफ वेंटिलेशन। अब इसका मतलब क्या है कि विनिंग हम किसको बोलते हैं, विनिंग का मतलब होता है कि हम पेशेंट को ना कुछ टाइम के बाद, ठीक है, जब पेशेंट की थोड़ी बहुत कंडीशन ठीक है तो हम कुछ देर वेंटिलेटर पे रखते हैं, कुछ देर नॉर्मल कंडीशन पे रखते हैं, ताकि क्या करें, पेशेंट की बॉडी भी वर्क करे, ठीक है, और क्या करें, वेंटिलेटर की आदत छूट जाए। तो इसीलिए क्या करना है, हमें डेली असेस करना है हमें पेशेंट को कि क्या पेशेंट रेडी है विनिंग के लिए, क्या वो रेडी है कि उसकी बॉडी प्रॉपर काम कर सके। तो हम इसलिए क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए वेंटिलेटर पर रखते हैं, कुछ टाइम नॉर्मली रखते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे क्या करते हैं, वेंटिलेटर केयर जो होता है उसको मिनिमाइज करते रहते हैं, ठीक है, ताकि क्या होगा, वेंटिलेटर की जो आदत डली हुई थी पेशेंट को वो हट सके। तो हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ वेंटिलेशन, राइट। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वेंटिलेटर सेटिंग टू प्रिवेंट लंग इंजरी, राइट। सो वेंटिलेटर की जो सेटिंग्स होती है उनको भी प्रॉपर मॉनिटर करना है और क्या करना है, मेंटेन करना है, ताकि जो होता है लंग इंजरी ना हो, प्रिवेंट किया जा सके। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स इंक्लूड प्रॉपर यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड PPE, ठीक है। क्या करना है, नर्स को या जो भी हेल्थ पर्सन है उनको क्या करना है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जो है वो प्रॉपरली फॉलो करने हैं, राइट। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज टू मिनिमाइज सेडेशन एंड प्रोमोट अर्ली मोबिलिटी टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड वेंटिलेशन, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज करनी है कि जिसमें क्या करें, कम से कम क्या हो, सेडेशन यूज किया जाए। सेडेशन क्या होता है, सेडेशन हम ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो सेडेटिव होती हैं, ठीक है, जिसके बाद पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, मिनिमाइज करना है हमें ऐसी चीज़ों को, ठीक है, जो सेडेटिव हो, ठीक है, टू मिनिमाइज सेडेशन एंड प्रोमोट अर्ली मोबिलिटी। हम लोग क्या करेंगे, ऐसी चीज़ों को इन्हेंस करेंगे कि जो पर्सन हो उसको वो मोटिवेट हो और क्या कर ले, अर्ली मोबिलिटी, मतलब जल्दी जो है उसमें वो ठीक हो पाए, ठीक है, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस हो वो अराइज ना हो और वेंटिलेशन की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ओके। सो इसलिए आपका 2 मार्क्स का भी आ सकता है, हो सकता है इसमें आपकी सिर्फ ये फुल फॉर्म लिखने को आ जाए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म दे और बोले कि इसका फुल फॉर्म लिखो, या फिर डेफिनेशन आ सकती है आपकी इसकी। सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन are serious infections that occur when bacteria or other pathogen enter the bloodstream through a central line catheter, right। अब central line catheter क्या होता है, ये एक ट्यूब होती है, ठीक है, ये हम किससे रिजेंबल कर सकते हैं, इंट्रावेनस ट्यूब से, ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, ये लॉन्गर होती है, और सेंट्रल लाइन मतलब ये कहाँ पे इंसर्ट की जाती है, ये नेक रीजन में, ठीक है, चेस्ट रीजन में, या आर्म या ग्रोइन एरिया में इंसर्ट की जाती है, ठीक है। और ये किस लिए होती है, कोई भी एडमिशन वो मेडिसिन देने के लिए, ठीक है, या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ये इसलिए यूज़ की जाती है, मेडिसिन के लिए, ठीक है, मेडिसिन, न्यूट्रिशन, या
कोई भी आई थेरेपीज देनी है तो हम उसके लिए सेंट्रल लाइन कैथेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दिस इन्फेक्शन कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशंस एंड इवन डेथ इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली, ठीक है। सो ये इन्फेक्शन क्या होते हैं, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इवन डेथ कॉज कर सकते हैं अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो। सो ये जो सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, क्या होता है, इन्फेक्शन जो कब हो, जब बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है थ्रू सेंट्रल लाइन कैथेटर, राइट। और क्या कर सकते हैं, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं और क्या हो सकता है, इससे डेथ भी कॉज हो सकती है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं इसके लिए, प्रॉपर इंसर्जन टेक्निक, ठीक है। जब इंसर्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ करनी है। कैथेटर केयर, अब एक बार इंसर्ट करने के बाद ये नहीं कि हमने उसको छोड़ दिया, प्रॉपर कैथेटर केयर प्रोवाइड करनी है और रेगुलर मॉनिटर करना है इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं टू रिड्यूस रिस्क ऑफ सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस को, ठीक है। अब सेंट्रल लाइन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन क्या है, हैपन व्हेन जर्म्स गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू अ सेंट्रल लाइन, ठीक है। जब क्या होता है, जर्म क्या हो जाता है, वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, किसके थ्रू, सेंट्रल लाइन के थ्रू। दे आर सीरियस एंड नीड प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, राइट। अब इसमें हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करते हैं, तो इसमें प्रॉपर हैंड हाइजीन। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को क्या करना है, प्रॉपर हैंड वॉश करना है, ठीक है, एंटीसेप्टिक शॉप्स के साथ, या फिर प्रॉपर एल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स यूज़ करने हैं बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग सेंट्रल लाइंस, ठीक है, प्रॉपर हैंड हाइजीन। देन स्किन प्रिपरेशन, जब हम कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा फिजिशियन के थ्रू या डॉक्टर के थ्रू, तो क्या करना है, उसका स्किन प्रिपेयर प्रॉपरली करनी है, ठीक है, प्रॉपरली क्लीन करना है, डिसइंफेक्ट करना है पेशेंट की स्किन को बिफोर इंसर्टिंग द सेंट्रल लाइन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इनटू द ब्लड स्ट्रीम, राइट। देन मैक्सिमल बैरियर प्रिकॉशंस, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, बैरियर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे हमें क्या करना है, यूटिलाइज स्टेराइल ग्लव्स यूज़ करने हैं, ग्लव्स वेयर करने हैं, गाउन, मास्क, ड्रैप्स यूज ड्यूरिंग सेंट्रल लाइन इंसर्जन टू क्रिएट अ स्टेराइल इन्वायरमेंट एंड मिनिमाइज द कंटेमिनेशन। स्टेराइल इन्वायरमेंट मेंटेन करना है और क्या करना है, कम करना है कंटेमिनेशन को, ठीक है। फिर साइट सिलेक्शन एंड केयर, चूज द, अब सेंट्रल लाइन जो है वो एक ऑप्टिमल साइट पे, मतलब सही साइट पे देनी चाहिए, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रेफरेबल साइट क्या होती है, सब क्लेविकल वेन, ठीक है। तो प्रॉपर साइट जो होती है वो चूज़ करनी है एंड रेगुलर असेस द इंसर्जन साइट फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, और प्रॉपरली क्या करना है, मॉनिटर करना है और रेगुलर असेस करना है, ठीक है, इंसर्जन साइट को। देन असेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग इंसर्जन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अब जब इंसर्ट किया जा रहा है तो क्या करना है, स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी है, ठीक है, और ड्रेसिंग्स वगैरह का ध्यान रखना, ठीक है। यूज स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक्स ड्यूरिंग इंसर्जन एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर इंक्लूडिंग ड्रेसिंग चेंजेस, कैप चेंजेस टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, राइट। असेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी है, प्रॉपरली ड्रेसिंग का ध्यान रखना है, जो कैथेटर की जो कैप होती है उसका भी प्रॉपर ध्यान देना है, कैप भी हम चेंज करते हैं, राइट। डेली रिव्यू ऑफ नेसेसिटी, regularly assess the need for central lines and remove them as soon as they are no longer necessary to minimize the duration of catheter exposure, ठीक है। अब क्या करना है, डेली क्या हमें करना है, चेक करना है पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर पेशेंट की कंडीशन ठीक है और अब हमें सेंट्रल लाइन की ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे, सेंट्रल लाइन को रिमूव करेंगे ताकि क्या हो सके, ड्यूरेशन कम हो सके एक्सपोजर की कैथेटर से, राइट, और इन्फेक्शन कम हो। Then education and training. Provide healthcare personnel with education and training on central line associated bloodstream infection prevention strategies include proper catheter insertion and maintenance techniques. अब क्या करना है, हेल्थ केयर पर्सनल जो नर्स है वो केयर प्रोवाइड कर रही है उस पेशेंट को, तो उसको क्या करना है, प्रॉपर एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, प्रिवेंशन की जो स्ट्रेटजीज है वो यूज़ कर सके और टेक्निक्स यूज़ कर सके वो प्रॉपर कैथेटर इंसर्जन के, राइट। देन एंटी माइक्रोबियल कैथेटर्स यूज़ करने हैं हम लोगों को। कंसीडर यूजिंग एंटी माइक्रोबियल इम्प्रेग्नेटेड कैथेटर इन हाई रिस्क पेशेंट टू रिड्यूस द
रिस्क ऑफ सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. एंटी माइक्रोबियल कैथेटर्स हम यूज़ करते हैं इन्फेक्शन को कम करने के लिए, राइट. देन क्लोरहेक्सिडाइन स्किन एंटीसेप्सिस, ठीक है, यूज़ करना है हम लोगों को. यूज़ क्लोरहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट एज द प्रेफर्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन प्रिपरेशन. ठीक है, जब हम स्किन प्रिपेयर करेंगे तो हम कौन सी एंटीसेप्टिक यूज़ करेंगे? क्लोरहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट. ठीक है, बिफोर सेंट्रल लाइन इंसर्जन. ओके, क्योंकि ये क्या होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है अदर एजेंट से. देन ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग्स, हम क्या करेंगे, यूटिलाइज क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग जो होती है वो उससे क्या कर सकते हैं हम, मॉनिटरिंग जो होती है वो इजीली हो सकती है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, राइट. देन क्या करना है, यूटिलाइज ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग टू अलाउ फॉर इजी मॉनिटरिंग ऑफ द इंसर्जन साइट एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ साइन एंड इफ इन्फेक्शन, राइट. ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग यूज़ करनी है ताकि इजीली मॉनिटर किया जा सके इंसर्जन साइट को, और कोई भी अगर साइन है इन्फेक्शन का, साइन एंड सिम्टम्स है, तो उसको क्या किया सके, डिटेक्ट किया जा सके, राइट. ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. हमने आज क्या पढ़ा, ये चैप्टर में क्या है आपका, कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है. देन हमने कुछ इन्फेक्शन और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं हमने वो पढ़े हैं. ठीक है, लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स और सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, राइट. सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है सो कमेंट डाउन. बाय स्टूडेंट्स.